हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2017 में जो मध्य प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो 19 अगस्त 2017 की जो पहली शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि यदि डिमांड को DNAMED से तथा सप्लाई को YLPPUS से कोडित किया जाता है तो क्वांटिटी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा है इसने ये वाला डिमांड, तो ये लिखा है DEMAND। अब डिमांड को क्या लिखा है उसने, तो यहाँ पे लिखा है DNAME और D। एक तो ये पोजीशन है हमारे सामने, और अगली सिचुएशन है यहाँ पर सप्लाई SUPPLY, और सप्लाई को क्या लिखा उसने कि YLPPUS। और जो हमसे पूछा है वो ये पूछा है कि QUANTITY। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखो ये लास्ट में जो D लिखा है ना यहाँ पर, ये हमें पहले नंबर पे लिख रखा उसने। फिर ये जो N है, ये N यहाँ पे लिखा है। फिर जो A है, ये A यहाँ पे लिखा है। फिर E जो है ये यहाँ पे लिखा उसने, M जो है वो यहाँ पे लिखा उसने, E जो है वो यहाँ पे लिखा उसने, और जो पहले नंबर पे D था उसे उसने लास्ट नंबर पे D लिखा। क्या इसी प्रकार से यहाँ पर भी किया गया है? तो देखो जो लास्ट में Y है ये पहले नंबर पे आ गया है, सेकेंड लास्ट जो L है ये सेकेंड नंबर पे चला गया है, और थर्ड लास्ट P थर्ड नंबर पे आ गया है, और फोर्थ लास्ट वाला फोर्थ नंबर पे चला गया है, और U जो है दूसरे नंबर का है, ये पीछे से दूसरे नंबर पे चला गया है, और S जो पहले नंबर पे था ये लास्ट नंबर पे चला गया। तो यहाँ पर भी यही होगा, जो Y है ये पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या था T, तो ये जो T है ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो I है ये I यहाँ पर आ जाएगा। ये जो T है ये यहाँ पर आ जाएगा, N यहाँ पर आ जाएगा, A यहाँ पर आ जाएगा, और U यहाँ आ जाएगा, और Q पहले नंबर वाला लास्ट नंबर पे चला जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा YTI। तो YTI सभी में है, और TN, तो TN यहाँ पर नहीं है, और TN यहाँ पर भी नहीं है, और TN यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा AUQ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर से जो दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि BOARD, इसको क्या लिखा उसने, तो BORD को लिखा उसने ERDU और G। तो B का नंबर क्या होता है वो लिख लेते हम। तो B आता है अपने 2 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, और R आता है 18 नंबर पे, और D आता है 4 नंबर पे। E आता है 5 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, और G आता है 7 नंबर पे। अब आगे फिर आगे कोडित किया जाता है तो F K D L और U, इसको क्या लिखा जाएगा। तो F का नंबर कितना होता है, तो F का नंबर होता है 6, K का नंबर होता है 11, D आता है 4 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, और U आता है 21 नंबर पे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 से कितना हुआ है, 5 हुआ है। तो 2 से अगर 5 हुआ है तो कितना प्लस हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। और 15 से कितना हुआ, 18, तो 15 से 16 17 18, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। देखो 1 के बाद 4 हुआ है तो 3 जुड़ा है, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है।
और 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 3-3 सब में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 3-3 यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम सभी में 3-3 जोड़ देते हैं, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, इसमें भी 3 जुड़ेगा, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, 12 में भी 3 जुड़ जाएगा और 21 में भी 3 जुड़ जाएगा। तो सभी में अगर हम 3-3 को जोड़ देते हैं तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 11 और 3 हो जाएगा 14, 4 और 3 हो जाएगा 7 और 12 और 3 15 और 21 और 3 हो जाएगा 24। तो अपने अपनी कोडिंग कर लेते हैं। 9 नंबर पे कौन आता है, आई आता है। 14 पे कौन आता है, एन आता है। 7 पे कौन आता है, जी आता है। 15 पे कौन आता है, ओ आता है। और 24 पे कौन आता है, तो एक्स वाई जेड अर्थात एक्स आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो लास्ट में क्या आ रहा है, तो लास्ट में आ रहा है एक्स आ रहा है और एक्स लास्ट में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर का INGOX INGOX। अगला प्रश्न है कि यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जून महीना कितने का होता है, या फिर हमें सारे महीने पता होना चाहिए। तो देखते हैं हम, देखो जनवरी, एक है अपना जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31, अप्रैल मई के बाद आएगा जून 30 का, जुलाई 31 की, अगस्त 31 का, अगस्त के बाद आएगा सितंबर 30 का, अक्टूबर ये भी आएगा अपना 31 का, नवंबर ये हो जाएगा अपना 30 का और एक होगा दिसंबर, ये हो जाएगा 31 का। यदि जून 2006, तो 2006 साधारण साल एक लीप वर्ष है, तो ये हो जाएगा 2006 जो है ये एक साधारण वर्ष है, ठीक है। 2000 फिर अगले 4 साल में 2004, 2004 फिर 2008 फिर अगले 4 वर्ष में 2012, ये होते हैं लीप ईयर। बाकी बचे हुए जितने भी वर्ष होते हैं वो साधारण वर्ष होते हैं। तो यहाँ पर तो 2006 लिखा है, तो ये 2006 जो है यह एक क्या है, साधारण वर्ष है। अगर इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो साधारण साल है और साधारण साल में जो फरवरी है वो कितने की होगी, 28 की होगी। तो यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो जून महीना कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 का। जून महीना कितने का होता है, तो 30 का होता है। अब आगे जून महीना 30 का है, तो 1 तारीख को क्या बोला उसने कि 1 जून को जो है वो क्या वार है, तो यहाँ पर बोला यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है, तो यहाँ पर हमें बोल दिया है कि 1 तारीख को क्या है, मंगलवार है। और अगला मंगलवार 7 दिन बाद आएगा, तो कितनी तारीख को आएगा वो, 8 तारीख को। फिर अगला मंगलवार 7 दिन बाद आएगा, 7 14 1 15 तारीख को आएगा। फिर अगला मंगलवार 7 दिन बाद आएगा, 7 दूनी 14 7 तिया 21 और 1 22 को आएगा। फिर अगला मंगलवार कितने को आएगा, 7 दिन बाद आएगा, 7 से 8 9 और 2 29 को आएगा। और 29 के बाद ये महीना 30 का है, तो 29 के बाद 30 तारीख और 30 तारीख को ये महीना समाप्त हो जाएगा। तो एक मंगलवार आएगा अपना 29 को, एक मंगलवार आएगा अपना 22 को, एक मंगलवार आएगा अपना 15 को, एक मंगलवार आएगा अपना 8 को और एक मंगलवार आया था अपना 1 तारीख को। तो जून महीने की 2006 जो वर्ष है इसमें कितने मंगलवार होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3।
प्रश्न है कि एक खास कोड भाषा में BEY बाई DAS और फिर लिखा है KAT। इसको क्या लिखा उसने, तो इसको लिखा उसने WISE वाइज एंड CLEVER क्लेवर। फिर आगे लिखा है DAS SOM और फिर लिखा है JONA। इसको लिखा उसने क्लेवर CLEVER क्लेवर, यंग YOUNG, फिर लिखा है बॉय BOY। फिर यहाँ पे क्या लिखा है ZUPJONA, फिर है आगे OOO, यहाँ पे लिखा उसने OON और इसको लिखा उसने YOUNG, यंग मीन्स फ्रेश। और आगे हमसे पूछा किसका है, तो हमसे पूछा है कि BOY बराबर क्या होगा। तो ढूंढ लेते हैं हम। देखो तीनों में सेम ढूंढो, तो तीनों में सेम क्या कुछ मिल रहा है, तो BEY यहाँ पर नहीं है, DAS यहाँ पर है, पर DAS यहाँ पर नहीं है, KAT यहाँ पर नहीं है। तो दो में ढूंढ लो, पहले और दूसरे में सेम क्या दिख रहा है आपको, तो BEG नहीं है, DAS है यहाँ पर, तो DAS यहाँ पर भी है और DAS यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में सेम क्या है, तो इन दोनों में सेम मिल जाएगा हमको क्लेवर यहाँ पर भी है और क्लेवर यहाँ पर भी है। हमें चाहिए यहाँ पे बॉय का कोड, तो बॉय कहाँ पर है, तो बॉय यहाँ पर है, अर्थात बीच वाली लाइन से हटाते हैं। तो बीच वाली लाइन में सोम है, SOM यहाँ पर भी नहीं है, SOM यहाँ पर भी नहीं है, JONA यहाँ पर भी है और JONO यहाँ पर भी है, तो JONA। तो लास्ट की इन दोनों लाइनों में क्या सेम है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यंग हमें एक जैसा दिखता है, तो ये यंग का कोड हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पर हमें बचा है बॉय। यहाँ पर क्या बचा है, तो यहाँ पे बॉय बचा है और यहाँ पर क्या बचा है SOM। तो बॉय का कोड क्या हो जाएगा, तो बॉय का कोड हो जाएगा हमारा SOM। ठीक है, सोम का कोड क्या हो जाएगा बॉय और बॉय का कोड क्या हो जाएगा सोम। तो बॉय का कोड हो जाएगा SOM, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि 4 छात्राओं कौन कौन है, तो रीना, बीना, मीना और नीना एक समूह पर विचार करें जो एक पंक्ति में खड़ी हैं। आगे रीना और बीना बाईं ओर से, तो सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि बायां कौन सा है और दायां कौन सा है। तो ये होता है दाईं साइड और ये होता है बायां साइड। जहाँ पर भी आप बैठे हो आपका राइट हैंड साइड जो है वो दायां होगा और आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा, तो बायां होगा। अब प्रश्न उसने बोला है हमें कि रीना और बीना बाईं ओर से, इधर से। ठीक है, किस किस के बारे में बोला है, रीना और फिर बोला है बीना के बारे में। पहले रीना आएगी और फिर कौन आएगी, बीना। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः 6ठे और 7वें नंबर पे, तो 6 नंबर और एक 7 नंबर है। तो 6 नंबर पे कौन है, तो 6 नंबर पे है रीना जिसका नाम पहले है, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी रीना। और 7 नंबर पे कौन है, तो बीना, तो यहाँ पर आ जाएगी बी। आगे 6ठे और 7वें स्थान पर खड़ी हैं मीना और नीना।
ये किधर से है, दाएं से, इस तरफ से, तो ये दाएं तरफ से। दाएं से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पे खड़ी है, तो यहाँ पर एक चौथा स्थान है और एक स्थान है पांचवा। यहाँ पर क्रमशः नाम कौन है, तो पहले नाम है मीना का, तो पहले मीना, फिर नाम दिया है नीना का, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पे खड़ी है। जब बीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली करती हैं, कौन कौन अदला बदली करती है, तो एक तो करती है बीना और एक करती है मीना। तो जहाँ पर बीना है वो हो जाएगी हमारी मीना, और जहाँ पर मीना है वो हो जाएगी बीना। तो जहाँ पर मीना है तो ये हो जाएगी हमारी बीना। बाकी एज इट इज़ रखना, आपको आर को आर की जगह रखना है, एन को एन की जगह रखना। इधर से ये दायां है, इधर अपना ये बायां है। अब आगे हमसे पूछा क्या है वो देखते हैं। अदला बदली करती हैं तो बीना बाएं से 15वीं होगी, तो इधर से यहाँ से ये बायां है और बाएं से कौन, तो यहाँ पर उसने बोला है कि बीना, तो ये बीना जो है ये बाएं से 15वीं हो गई है, तो ये 15 नंबर पे आ गई है। किस तरफ से, इस तरफ से। बाएं से ये बाएं से कितनी हो गई है, 15वीं है। तो बाईं ओर से, इधर से ही बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या है, तो बाईं ओर से ही, इधर से ही, और किसकी पूछी है, नीना की। तो नीना कौन है, यह है नीना। इसके बाद जो बैठी है वो 15 नंबर पे है, तो नीना कितने नंबर पे होगी, इधर से, तो नीना इधर से होगी हमारी 14 नंबर पे होगी, सिंपल सी, क्योंकि जस्ट इससे एक नंबर पहले बैठी है। तो कितने नंबर पे होगी नीना, बाईं ओर से नीना 14वें स्थान पर होगी, तो ये आ जाएगा आपका बाएं से 14वें स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखो यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 8 लिखा है, 3 लिखा है, 27 लिखा है, 4, और यहाँ पर क्या आएगा ये हमसे पूछा। तो देखो 2 जो है इसका वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और अगर 2 का हम घन करते हैं तो 8 आता है, तो सामने जस्ट 8 लिखा है। और 3 का अगर वर्ग करते हैं तो 9 आता है, और घन करते हैं तो 27 आता है, तो यहाँ पर 27 लिखा है। और 4 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 64, लेकिन यहाँ पर भी घन हुआ था, यहाँ पर भी घन हुआ है, तो यहाँ पर भी घन होगा। तो 4 का घन क्या होगा, तो 4 का घन हो जाएगा 64। तो अगर 2 का पावर 3 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8, 3 की पावर 3 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 27, और 4 की पावर 3 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 64। तो यहाँ पर सिंपल सा कि 2 को उसने क्या लिखा था, 8 अगली बार, फिर 3 को अगली बार क्या लिखा था, उसने 27 लिखा था। तो फिर यहाँ पर 4 है, तो 4 को अगली बार वो क्या लिखेगा, तो 4 को अगली बार वो 64 लिखेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 नाम से पेपर में दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। अगला प्रश्न दिया है कि लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखो यहाँ पर 324 एक बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या दी है, फिर 108 के बाद यहाँ पर 36 है, फिर से छोटी संख्या दी है, फिर 12 है। तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से लिख ले, जैसे यहाँ पर 12 है, फिर 12 के बाद क्या लिखा है, 36 लिखा है, और 36 के बाद क्या लिखा है, 108 लिखा है, और 108 के बाद क्या लिखा है, तो 324 लिखा है, 324। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इस जगह, तो ये क्वेश्चन मार्क आगे आ जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो 12 से 36 कैसे हो सकता है, तो 12 में अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, 12 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 36। और 36 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, देखो 3 6 12 6 3 18 का 8,
और 3 तिया 9 और 1 हासिल का 10, 108 मिल रहा है। और 324 लाने के लिए क्या हम 108 में 3 का गुणा करें, तो 8 16 8 तिया 24 का 4, हासिल बचा 2, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और हासिल 2 था हमारा, और 3 एकम 3, तो 324 आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर भी किसी न किसी संख्या में 3 का गुणा हुआ होगा और तब जाके 12 आया होगा। तो 3 का 12 में भाग दे दो, तो यहाँ पे क्या संख्या रही होगी, तो 3 का 12 में भाग देते तो यहाँ पर 4 संख्या रही होगी। कितना रहा होगा यहाँ पर 4, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 3 का गुणा करेंगे 36 आ जाएगा, 36 में 3 का गुणा करेंगे 108 आ जाएगा, और 108 में यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा खालिस्तान था, खालिस्तान में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। या दूसरा तरीका अपनाएं तो सभी में हम 3 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो स्वतः ही अगली संख्या आ जाएगी। जैसे कि 324 है, 108 है, 36 है, फिर 12 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये संख्या आएगी, इस संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या आएगी, और इस संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या आएगी, और इस संख्या को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ अगली संख्या आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 1 4 9 16, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 4 भी वर्ग है, 9 भी वर्ग है, 16 भी वर्ग है, तो 1 भी 1 का वर्ग होता है। तो अगर हम 1 का वर्ग निकालते हैं तो हमें 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 लिखा है। फिर यहाँ पर 4 है, अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो हमें 4 मिलेगा, और अगर हम अगली संख्या 2 के बाद क्या आती है, 3 आती है, और 3 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें 9 मिल जाएगा, और अगली संख्या 4 है, 4 का वर्ग करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा, तो 16 यहाँ पे लिखा है। तो अगली संख्या हमें चाहिए थी, तो 5 होगी अगली संख्या, और 5 का अगर हम वर्ग करते हैं, 3 का भी वर्ग किया था, 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पर 1 का वर्ग किया हमने, फिर 2 का वर्ग किया हमने, फिर 3 का वर्ग किया हमने, फिर 4 का वर्ग किया हमने, और अगली बार हमने 5 का वर्ग किया। तो ये एक श्रृंखला ही है, क्रमागत। तो 5 का वर्ग कितना आया, तो 5 का वर्ग आ जाएगा हमारा 25। तो क्वेश्चन नंबर जो दिया है यहाँ पर 26, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 25। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष पे आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा है कि सभी कागज़ जो है वो चादर है और सभी चादर पुस्तक है। तो अगर हम इसे प्रश्न में ये कहा जाए कि कुछ, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से। अगर यहाँ पर सभी लिखा है तो सभी का डायग्राम कैसा बनेगा, तो इस प्रकार से हम सभी वाला डायग्राम बनाएंगे। और अगर प्रश्न में लिखा है कि कोई नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि एक डायग्राम यहाँ, एक डायग्राम यहाँ, और दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर तो अभी हमें सभी का दिया है, तो सभी वाला कौन सा आएगा, ये वाला डायग्राम आ जाएगा। तो ये डायग्राम बना लेते हैं। तो ये बना लिया हमने डायग्राम, तो सभी। अब किसके बारे में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। तो सभी कागज़ जो है वो चादर है। तो जितने भी कागज़ है वो सारे किसके अंदर है, चादर के अंदर है। तो ये हमने लिख लिया चादर, ठीक है। फिर अगली लाइन में लिखा है कि सभी चादर जो है पुस्तकें हैं। तो यही वाला डायग्राम आया। तो जितनी भी चादर है वो चादर किसके अंदर डाल देंगे, हम पुस्तकों के अंदर डाल देंगे। तो ये जितने भी चादर है वो सब चादरें क्या है, पुस्तकें हैं। अब पहला यहाँ पे लिखा है कि सभी कागज़ पुस्तकें हैं। तो क्या जितने भी कागज़ है, ये कागज़, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, जितने भी कागज़ है, क्या ये जितने भी कागज़ है सारे के सारे कागज़ पुस्तक के अंदर है क्या, तो ये पुस्तक है। तो इस पुस्तकों के अंदर है क्या सभी कागज़, इस पुस्तकों के अंदर है क्या कागज़, तो हाँ बिल्कुल इन सब के अंदर ही है यहाँ पर। तो पहला तो कथन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, पहला निष्कर्ष जो है वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सही हो जाएगा। दूसरा चेक कर लेते हैं कि सभी पुस्तक, जितनी भी पुस्तकें हैं, ये वाली जितनी भी पुस्तकें हैं, ये सारी पुस्तकें के बारे में क्या कहा कि कागज़ है। क्या ये इस कागज़ के अंदर है सारी पुस्तकें,
ये पुस्तकें जो है, ये इतनी सारी पुस्तकें इस कागज़ के अंदर है क्या? तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पुस्तकें कागज़ है, पर जितने भी पुस्तकें हैं वो कागज़ है, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? तो दूसरा वाला जो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो निष्कर्ष न फर्स्ट और सेकंड नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते नहीं, केवल सेकंड अनुसरण करता है, ये भी गलत हो रहा है। केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। फिर से स्लोज्म पर आधारित ही प्रश्न आया है, तो फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर कुछ आता है तो हमारा डायग्राम ये बनेगा, सभी आता है तो हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा, और कोई नहीं आता है तो हमारा डायग्राम इस प्रकार से ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि सभी खंबे दीवारें हैं, तो सभी खंबे अर्थात ये वाला डायग्राम आएगा हमारा। तो ऐसा डायग्राम बना लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखा है कि सभी खंबे, तो जितने भी खंबे हैं ये सब खंबे, तो सभी खंबे क्या है? दीवारें हैं। तो सारे खंबे किसके अंदर आ जाएगा? दीवार के अंदर आ जाएगा। फिर अगला, सभी दीवारें घर है, तो जितनी भी दीवारें हैं ये सारी की सारी दीवारें किसके अंदर आ जाएगी? तो सारी की सारी दीवारें जो है ये घर के अंदर आ जाएगी। अब पहला निष्कर्ष क्या पूछा हमसे? तो पहला निष्कर्ष पूछा है कि सभी घर खंबे हैं, तो सभी जो घर है क्या ये खंबे हैं? तो जितने भी ये घर हैं ये सारे घर, क्या ये सारे के सारे घर इस खंबे के अंदर है क्या? नहीं है। तो पहला निष्कर्ष तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया। दूसरा, सभी खंबे घर है, जितने भी खंबे हैं, क्या ये जितने भी खंबे हैं ये खंबे सभी के सभी खंबे क्या घर हैं? इस घर के अंदर आ रहे क्या? इस घर के अंदर आ रहे क्या ये खंबे? तो हाँ आ रहे। इसका मतलब कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है यहाँ पर, तो ऐसा कहाँ है? किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते, इसमें भी नहीं है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो ये रहा सेकंड अनुसरण करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला अनुसरण करता है, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सभी पेंटिंग ड्राइंग है और कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। तो अगर कुछ आता है तो हमारा डायग्राम ये बनेगा, सभी आता है तो हमारा डायग्राम ऐसा बनाएगा, और यदि कोई नहीं आता है तो हमारा डायग्राम इस प्रकार से ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि सभी पेंटिंग ड्राइंग है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। जितनी भी पेंटिंग है वो किसके अंदर आएगी? ड्राइंग के अंदर आएगी। तो सभी पेंटिंग जो है वो किसके अंदर आएगी? तो ड्राइंग के अंदर आएगी, ड्राइंग। अब आगे, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो ड्राइंग और तस्वीर टच नहीं होनी चाहिए। ये वाला कोई नहीं वाला आ गया, तो ड्राइंग और तस्वीर टच नहीं होनी चाहिए, तस्वीर। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर ड्राइंग और तस्वीर टच नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि तस्वीर जो है और ये पेंटिंग को भी टच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पेंटिंग जो है वो किसके अंदर है? इस ड्राइंग के अंदर है, ठीक है ना। पेंटिंग जो है वो किसके अंदर है? ड्राइंग के अंदर है, और ड्राइंग और तस्वीर टच नहीं हो रही, इसका मतलब तस्वीर पेंटिंग को भी टच नहीं करेगी। क्योंकि तस्वीर को पेंटिंग को टच करना है तो ड्राइंग से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग के अंदर पेंटिंग है। इस कारण से पहला निष्कर्ष क्या है हमारे सामने? तो पहला निष्कर्ष है कि कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। तो ये वाली जो पेंटिंग है, क्या ये वाली पेंटिंग तस्वीर नहीं है? तो तस्वीर और ड्राइंग टच नहीं कर सकती है,
इस कारण से तस्वीर और पेंटिंग भी टच नहीं करेगी, क्योंकि पेंटिंग जो है वो तस्वीर के अंदर है। और उसने कहा है कि नहीं है, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। उसने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है उसने, तो पहला वाला तो हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। तो ये जो तस्वीर है, ये वाली तस्वीर, ये ड्राइंग नहीं है। तो उसने पहले ही बोला था कि कोई भी ड्राइंग जो है वो तस्वीर नहीं है। यहाँ पर तस्वीर, अगर ड्राइंग तस्वीर नहीं है तो तस्वीर भी ड्राइंग नहीं होगी। इस कारण से दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, उसने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। उसने कहा है कि कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, तो ड्राइंग तस्वीर नहीं है तो तस्वीर भी ड्राइंग नहीं होगी। इस वजह से हमारा सेकंड निष्कर्ष भी क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऐसा किस ऑप्शन में, तो न तो फर्स्ट और न सेकंड अनुसरण करता है, ये भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर से कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न आया है। तो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न, तो फिर से वही कर लेते हैं हम कि अगर कुछ आता है तो हम क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। सभी आएगा तो हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा, और कोई नहीं आया तो हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ लड़के जो है वो क्या है, पेंच है। तो कुछ वाला डायग्राम ये वाला बनेगा यहाँ पर। तो हम बना लेते हैं कि कुछ लड़के जो है, इसको हम लड़के दे देते हैं, और इसको दे देते हैं हम पेंच। ठीक है, तो कुछ लड़के जो है वो क्या है, पेंच है, और सभी पेंच क्या है, नट है। तो सभी वाला ये वाला डायग्राम बनेगा, लेकिन किसके ऊपर बनेगा, तो पेंच के ऊपर बनेगा। तो सभी जो पेंच है वो क्या है, तो वो है नट। तो जितने भी पेंच है वो किसके अंदर है, नट के अंदर है। अब निष्कर्ष पहला क्या पूछा है कि कुछ लड़के नट है। तो ये रहे लड़के और ये रही नट। तो क्या यहाँ पर कुछ लड़के नट को टच कर रहे हैं क्या, तो बिल्कुल कर रही है। इतने सारे जो लड़के हैं इसमें से वो किसको टच कर रहे हैं, नट को कर रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है कि सभी नट लड़के हैं। तो जितने भी नट है, ये वाले जितने भी नट है, क्या ये सब लड़के के अंदर है क्या, इस लड़के के अंदर है क्या, नहीं है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष क्या है, गलत है, ये अनुसरण नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो न तो फर्स्ट सेकंड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल सेकंड नहीं ये भी नहीं होगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इनमें से हमें एक अलग है उसको ढूंढना है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, एक तो 24 है, एक 33 है, एक 60, एक 71, एक 51 और एक है 15। अब इनमें से हमें अलग ढूंढना है। तो अलग क्या है, तो देखो 24 जो है यह एक सम संख्या है, ये वाली संख्या विषम है, ये सम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, और ये भी विषम है। तो सम और विषम के आधार पे तो हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सारी संख्याएं सम सम नहीं है या सारी संख्या विषम विषम नहीं है। तो क्योंकि ये भी सम है, ये भी सम है, ये विषम है, ये विषम है, तो हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। अब दूसरा तरीका बचा हमारे लिए यहाँ पर भाज्य और अभाज्य का। तो 24 जो है ये भाज्य है, ये 6 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 33 को, तो 33 जो है ये भी भाज्य है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है। 60 को देखें तो 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 एकम 4, 5 6, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, तो ये भी एक भाज्य है। 71
को अगर देखा जाए तो 71 जो है ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 51 को देखा जाए तो ये 3 से डिवाइड होता है, 17 से डिवाइड होता है। 15 को देखा जाए तो 3 से होता है, 5 से होता है। तो 71 क्या है, तो 71 जो है यह एक अभाज्य संख्या है। बाकी सारी संख्याएं क्या है, तो बाकी सारी संख्याएं जो है ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जो है ये भाज्य किसी न किसी से डिवाइड होती है। और अभाज्य का मतलब होता है कि स्वयं से डिवाइड होती हैं और केवल एक से डिवाइड होती है। ये संख्या क्या कहलाती है, तो ये अभाज्य कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना। फिर से हमको गलत संयोजन पहचानना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2, फिर एक है 7, एक संख्या है 22, एक संख्या है 67 और एक है 204। तो देखो, अगर हम यहाँ पर 2 गुणित 3 करते हैं तो कितना आएगा, 2 3 6 और 6 में 1 जोड़ देते हैं तो ये 7 आ जाएगा। अगली बार अगर हम इस 7 में 3 का गुणा करते हैं तो 7 या 21 और 21 में 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना आया था, 7, ठीक है। 3 7 21, 21 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22, जो कि यहाँ पे लिखा है। और अब 22 में क्या करेंगे, तो 22 गुणित 3 प्लस 1, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 और 1 7, तो 7 पे 76 और 1 77। यहाँ पर देखा जाए तो 22 तिया 66, 66 और 1 67 होगा, 67। तो 67 यहाँ पर लिखा है क्या, हाँ लिखा है, ये भी सही है। अगला देखते हैं, 67 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो 7 तिया 21 और 6 12 6 तिया 18 से 19 20, 201। और 201 में अगर हम जोड़ते हैं तो 204 आना चाहिए, तो यहाँ पर 204 भी करेक्ट लिखा है। तो फिर गलत संयोजन क्या होगा यहाँ पर, 7 तिया 21, 6 12 6 तिया 18, 19 20, 201, 201 में 1 जोड़ेंगे तो 202 होगा। तो यहाँ पर 202 हो रहा है और यहाँ पर कितना लिखा है, 204। तो गलत संयोजन कौन सा हो गया, यही हो गया। ये 204 नहीं है, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 202 आना चाहिए। एक बार और हम चेक कर लेते हैं। 67 इंटू 3 करेंगे तो 7 तिया 21 बचेगा 2, 6 12 6 तिया 18, 18 और 2 20, 201। और सभी में 1 जोड़ रहे थे तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो 202 हो जाएगा। तो यहाँ पर 202 आना चाहिए था, लेकिन उसने 204 लिखा है। तो गलत संयोजन कौन सा है यहाँ पर, तो गलत संयोजन है यहाँ पर 204 जो लिखा है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्या का एक क्रम उपस्थित है, तो गलत संयोजन को पहचानना है। फिर से हमको इसमें से गलत संयोजन पहचानना है। तो यहाँ पे लिखा है 120, एक संख्या है 99, एक है 80, एक है 63, एक है 47 और एक है यहाँ पर 35। तो 120 जो है यह देखा जाए और 99 तो ये हो जाएगा 100 के पास। देखो 100 का ये वर्ग के पास में, ये 121 के वर्ग के पास में, और ये हो जाएगा 91, 81, ये 9 के वर्ग के पास में। तो सभी वर्ग के पास में। देखो ये किसके वर्ग के पास में, तो ये है अपने 11 के वर्ग के पास में। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 121 में अगर 1 जोड़ दें, एक यहाँ पर अगर हम घटा देते, क्योंकि जोड़ने पर तो 122 हो रहा है, 1 घटा देते हैं यहाँ पर तो कितना मिल जाएगा, 120। क्या ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। 99 किसके वर्ग के पास में, 100, अर्थात 10 के वर्ग के पास में। तो 10 का वर्ग कितना होगा, तो 10 का वर्ग होगा 100।
और 100 में से 1 घटा देते हैं तो हमें 99 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। 80 है यहाँ पर, तो 80 के किसके वर्ग के पास में आता है, तो 80 आता है 81 के, तो 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 81 में से अगर 1 घटा देते हैं तो 80 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। 63, तो 8 8 64, 8 के वर्ग के पास में आता है, तो 8 का वर्ग होता है 64, 64 में से 1 घटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 63, ये भी सही लिखा है। 47 आ जाएगा, 47 किसी के वर्ग नहीं होता है पास में, 49 ज़रूर होता है इसका अप्रोक्स लगभग, तो 49 कितने का होता है 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 49 में से 1 कम कर देंगे तो 48 आना चाहिए था। इसने कितना लिखा है, तो इसने लिखा है 47 लिखा है, तो ये 47 जो लिखा है ये क्या हो गया यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 35 किसके वर्ग के पास में होता है, तो 35 जो है ये हमारे 36 6 के वर्ग के पास में होता है, तो ये हो जाएगा 36, 36 में से 1 कम करेंगे तो 35, तो ये भी करेक्ट लिखा है। तो ये भी सही था, ये भी सही लिखा था, ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा। यहाँ पर 48 आना चाहिए था और उसने 47 लिख दिया था, जो कि क्या है गलत है, और ये भी सही लिखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 47 गलत लिखा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि एक खास कोड भाषा में JOSE जोस, MOSE मॉस, और KLE इसको क्या लिखा उसने, तो इसको लिखा उसने POSH, और फिर लिखा है वाइट, WHIT वाइट, और CAR कार। फिर अगला लिखा है MOSE मॉस, SUT और FEO। फिर इसको क्या लिखा उसने, इसको लिखा उसने BLACK ब्लैक, और WHITE वाइट। जोस माउस केल को उसने पोस वाइट कार लिखा है, माउस शर्ट फो को उसने ब्लैक और वाइट लिखा है, और हमसे पूछा ये है कि WHITE बराबर क्या आएगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कोडिट हो सकता है। तो ये हमसे पूछा है, तो जोस यहाँ पर भी है, जोस इसमें नहीं है, मॉस यहाँ पर है, MOSE और MOSE यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा हमको, तो इन दोनों में एक जैसा हमको दिख रहा है, पोस नहीं है, वाइट, ये वाइट है और यहाँ पर भी वाइट है। तो वाइट का कोड क्या हो गया, तो वाइट का कोड ही में मिल गया यहाँ पर MOSE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। और देख लेते कोई सेम तो नहीं था, जोश यहाँ पर नहीं है, KLE भी यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा MOSE। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखो यहाँ पर ये उल्टे फुल्टे जो दिए हैं ना, या तो ये दर्पण प्रतिबिंब होगा या फिर ये जल प्रतिबिंब होगा। तो हम इन चारों का दर्पण भी निकाल के देख लेते हैं और जल भी निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है H, तो एक तो अल्फ़ाबेट है यहाँ पर H, तो एक तो है H, एक है I, और ये उल्टा जो लिखा है ये J होगा और ये होगा K। और यहाँ पर क्या आएगा, तो कंफर्म है कि यहाँ पर L आएगा, पर L किस प्रकार से आएगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है ना, ये जो L है ये कैसा आएगा, तो पहले निकाल लेते हैं हम दर्पण और एक निकाल लेंगे हम जल। तो दर्पण के अंदर H कैसा दिखेगा, तो दर्पण के अंदर H जैसा ही दिखेगा। I कैसा दिखेगा, तो I जैसा दिखेगा। J कैसा दिखेगा दर्पण के अंदर, तो जो सीधा है ये वाली लाइन पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मुंह इधर है तो दर्पण के अंदर यह मुंह उल्टा हो जाएगा, और ये वाली लाइन इधर है तो ये वाली लाइन उधर चली जाएगी, और K का मुंह उधर है तो K इसका मुंह इधर आ जाएगा
और ये नीचे पर उल्टा हो जाएगा। एल कैसा होगा, तो एल ये वाली लाइन इधर है तो लाइन उधर चली जाएगी, ये उधर है तो ये नीचे की तरफ इस तरफ हो जाएगा। अब जल प्रतिबिंब निकाल लेते हैं इसका। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, जो नीचे की तरफ है वो ऊपर हो जाएगा। अर्थात जल प्रतिबिंब में भी एच जैसा ही दिखेगा। ये आई वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, तो ऊपर चली जाएगी। और ये वाला जे कैसा दिखेगा जल प्रतिबिंब के अंदर, तो जल प्रतिबिंब के अंदर जो जे है ये वाला जे हमें सीधा ही दिखेगा पर उल्टा हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये यहाँ आ जाएगी, इसका मुँह इस तरफ है तो इसका मुँह इस तरफ ही रहेगा, पर ये ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार, तो यहाँ पर हमें जे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि जल प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब ही बन रहा है। और दर्पण प्रतिबिंब में एल कैसा दिखेगा, तो एल हमको इस प्रकार से दिखेगा। और अगर ये हमें आकृति दिख रही है तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हमें दिया गया था कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी, तो अगली आकृति कौन सी होगी, यहाँ पर एल होगी। और एल भी कैसा होगा, तो एल होगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब वाला। ये कॉम्बिनेशन का सवाल है कि नीचे दी गई श्रृंखलाओं में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन को पहचानिए। तो हम यहाँ पर गलत संयोजन को पहचान कर हमें उसको हल करना है। देखो यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी, एफ एफ सही है, जे 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 यहाँ पर भी सही है, के भी सही है, यू भी सब में 300 230 230 230 भी सही है, 1111 भी सब में, यू जे यहाँ पर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, ये गलत संयोजन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू जे लिखा है, यहाँ पर भी यू जे लिखा है, यहाँ पर यू जी लिख दिया उसने, तो ये गलत संयोजन हो गया इसका। यहाँ पर यू जे, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम है तीनों, और ये वाला ऑप्शन गलत है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट।